का या इस इत्तेहाद का सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने ऐवान की कार्रवाई किस तरीके से स्मूथ अंदाज में चलानी है, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्शन आपको पंजाब में भी नजर आएगी और केपीके में तो है ही है। आज का भी जो इजलास था, आप अगर देखें तो वो इतना स्मूथ इजलास नहीं था। गो के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर काफी ठंडे मिजाज के हैं, काफी मामला फहम है, काफी तजर्बाकार हैं, लेकिन इसके बावजूद इस दफा जो उनका वास्ता वो पड़ा है उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो पहली दफा आए हैं, उनको वो पार्लिमानी रवायात की, नॉर्म्स की वो प्रैक्टिस नहीं है। और अब ये वाले मसाइल उनको किस तरीके से साथ लेके चलेंगे। आज आपने दो तीन चीजें देखी, इवन कि आज आपने देखा कि एक मौके के ऊपर वो महमूद खान अचकजई साहब भी आपस से बाहर हो गए थे। हालांकि वो इस तरीके से नहीं, वो अपने होशावास में रह के बड़ी ठोस, बड़ी सख्त बात बड़े धीमे अंदाज में भी कर जाते होते हैं। लेकिन फिर आज देखें कि जैसे चेयरमैन वो पीपल्स पार्टी ने तकरीर की, उनकी तकरीर की भी टोन जो थी वो काफी ऊंची थी। इसके अलावा दूसरी दूसरी तरफ से भी जो बातें वो की गई हैं, वो ऐसी बातें बहुत कम होता है कि यहाँ पे पार्लियामान के अंदर हो। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो इस वक्त वो चैलेंज है वो ये है, क्योंकि ये इत्तेहाद चाहता है, इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि एक जैसे एक बात की जुडिशल कमीशन की, उस पर साइफर वाले मामले भी, दीगर जो वो जो है 9 मई वाले मामले के आने चाहिए। इसके ऊपर बातचीत हो रही है इनके अंदर, जबकि इसके अलावा ये एक मुफाहमती वो मुआहदा करना चाह रहे हैं आपस में। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें तमाम इंस्टीट्यूशंस जो है वो शामिल है, उनको वो साथ मिला के चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाह रहे हैं। अब ये कैसे होगा, जाहिर है ऑपोजिशन जो है उसको भी ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। अभी तक ओथ के बाद से लेके अब तक उनके तेवर ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं। और फिर आज जो फैसला हुआ है उनको मजीद जो नशिस्तें ना देने का, इससे उनका जो एक एग्रेशन है, मेरा ख्याल है उसमें इजाफा होगा। और ऐसी सूरत हाल में आपको पता है कि कोई बिल पास करवाना हो, आगे बजट आ रहा है, काफी सारे जो है वो मामलात हैं, तो सबसे पहले उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से इनको वो कूल डाउन करें। एक बात। दूसरी, आपने कहा सदारती इलेक्शन के हवाले से, देखें इस वक्त अगर आप नंबर्स देखें तो नंबर्स तो जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके पास नंबर्स वो पूरे हैं, उनका कोई इतना कि उनको मसला नहीं है। और शायद इसी वजह से साबका पीटीआई और मौजूदा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके एक ऐसी मूव की है कि जिसको कोई बंदा तवक्को नहीं कर सकता था। क्या आज से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पहले कोई बंदा ये तवक्को कर सकता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो महमूद खान अचकजई को जो है वो सपोर्ट करेगी या अपना वो नुमाइंदा बनाएगी? या क्या कोई ये तवक्को कर सकता था कि पाकिस्तान वो तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान के पास चली जाएगी और उनसे राय लेगी कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए? तो सियासी हालात थोड़ा सा वो तब्दील हो रहे हैं। नंबर्स में तो शायद इनको मसला ना हो, लेकिन ये एक बहुत बड़े अलमिये की भी बात है। और ये इन सारे क्वार्टर्स में लोग सोच रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान उनके इत्तेहादी थे, इसके अलावा अचकजई साहब उनके इत्तेहादी थे, अच्छा इसके अलावा अख्तर मैंगल साहब उनके इत्तेहादी थे, इसके अलावा और छोटी छोटी जो वो बलूचिस्तान की वो जमातें हैं जिनकी शायद नुमाइंदगी कौमी असम्बली में इस वक्त नहीं है, वो भी इनके हमायती थे। तो अब उनकी उनकी हमायत इनको हासिल नहीं है। मौलाना का जो मौकफ है वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो मौलाना का गुस्सा है वो ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इनकी कोशिश है कि किसी तरीके से हम ये इसको जो सूरत हाल है इसको डिफ्यूज करें, अपने जो पुराने इत्तेहादी हैं उनको अपना हम ख्याल बनाए, अगर वो हमारे साथ नहीं भी आते लेकिन उनको न्यूट्रल किया जाए किसी तरीके से। उसके बाद जो है जाके वो पीटीआई के लोगों से, और ये उनसे भी बात करने को तैयार है। आज आपको 2-3 तकारीर में ये मैसेज मिला है जो हुक्मरान इत्तेहाद के लोगों ने की है कि वो पीटीआई के जो जो मुंतखब लोग हैं उनसे भी बात करना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो भी हुकूमत से बात करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रही। रजा, आखिरी बात जो मैं ये करूंगा, देखें हमने हमेशा देखा सुना और पढ़ा है कि जो लोग इलेक्शन लड़के आते हैं वो लोगों से, आवाम से वादा करके आते हैं। उनके कई जो काम होते हैं, डेवलपमेंट के काम होते हैं, और कई नौकरियों की बातें, वादे होते हैं। लेकिन ये जो लोग जीत के आए हैं इनमें से एक बंदा भी ये वादा करके नहीं आया। वो एक पॉइंट पे आया है कि हमने इमरान खान को बाहर लेके आना है। उनको उनका डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका और किसी लेजिस्लेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, मुल्की पॉलिसी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जितने यहाँ पे लोग आए हैं उनका एक ही टारगेट है और लोगों से ये वादा, और इसी नाम पे वोट लेके आए हैं। अब तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ आए हैं कि हम अपने लीडर को बाहर लेके आएंगे। तो आने वाले दिन बड़े जो है वो अहमियत रखते हैं। अब ये हुकूमती इत्तेहाद पे है कि वो क्या प्लानिंग करती है कि इस सारी वो सूरत को डिफ्यूज करती है। जी बिल्कुल नादिया, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी
रिजर्व सीट्स के ऊपर वही फैसला जिसकी कि बहुत से लोग कह रहे थे कि यही फैसला आएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल स्लैश पीटीआई को जो मखसूस नशिस्तें का उनका मुतालबा था उसको रिजेक्ट कर दिया। जाहिर बात है, अब ये दोबारा कोर्ट्स में जाएगा मामला। आप इसको जी। कैसा देखती हैं? इसके ऊपर भी जरा कमेंट कीजिए, क्योंकि ये भी यकीनन इसको कहा जा रहा है कि ये उनके बुनियादी हकूक की वायलेशन है। कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है कानूनी तौर पर। जी नादिया। रजा, देखें, कानून को जिस तरह से भी कोट किया गया, आज बैरिस्टर अली जफर ने सेनेट में भी ये कहा, वो एहतजाज करेंगे, उन्होंने तो डिमांड भी कर दिया है कि द इलेक्शन कमीशन एंटायर शुड रिजाइन। लेकिन मैं आपको कोट अनकोट बता रही हूँ कि कंवर दिलशाद साहब, जो कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं, उनका ये कहना था कि जब ये फैसला करना होगा रिजर्व सीट्स के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर सकता है, बिकॉज उनके ओपिनियन में लॉ इस हवाले से क्लैरिटी से नहीं है। ये अनप्रेसिडेंटेड मामलात हैं कि इतना बड़ा इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो किसी भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करे और उसके बाद बिल्कुल उसकी रिजर्व सीट्स बनती हैं। फौदे यजदानी साहिबा ने कहा था, इलेक्शन कमीशन कैन टेक अ प्रोग्रेसिव व्यू ऑन दिस एंड मे गिव और मे नॉट गिव। ठीक है, तो ये दो मैं आपको बता रही हूँ कि जो इलेक्शन इन रिजर्व सीट्स के हवाले से थे। लेकिन अब मुझे, चले, मैं कहती हूँ आप सारी लॉ कोट कर लें अपने फैसले के अंदर, आइन के हवाले दे दें, लेकिन मेरा ये सवाल है कि वो कौन सा कानून और आइन कह रहा है कि अच्छा ठीक है, ये रिजर्व सीट्स इनको नहीं मिल सकती, लेकिन ये रिजर्व सीट्स क्योंकि होनी है, पार्लियामान की नशिस्तों को पूरा करना है, तो ये बकिया जमातों में बांट दी जाए। ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि अगर लॉ ये नहीं था कि इनको नहीं मिल नहीं सकती, तो फिर लॉ ये कहां पर है कि बाकियों के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये बड़ी अजीब सी बात है, इसलिए क्योंकि किस जमात को कितनी नशिस्तें रिजर्व माइनॉरिटीज मिलनी है, यानी एलोकेट की जानी है, डिपेंड्स ऑन देयर स्कोर आफ्टर द इलेक्शन। तो अब ये अपनी तरफ से इलेक्शन कमीशन कैसे बढ़ा रहा है, तो मैं तो इसको बड़ा अजीब फैसला देखूंगी, क्योंकि अगर ये कहीं लॉ में नहीं था तो फिर इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए था। साहिबजादा हामिद रजा साहब ने पहले ये कह दिया था कि उनको तवक्को है कि ये दो रिजर्व सीट्स, जो रिजर्व सीट्स के ऊपर दो वजूहात की वजह से इस फैसले को महफूज किया गया है। एक रीजन ये है कि सदारती इंतखाबात में ही बिलीव्स, और पीटीआई बिलीव्स, कि इट्स अ वेरी क्लोज कॉल बिटवीन जरदारी साहब एंड महमूद खान अचकजई साहब, लिहाजा ये रिजर्व सीट्स नहीं दी जाएंगी। और दूसरा, सेनेट की नशिस्तों के हवाले से भी उनको पता था कि उससे भी माइनस करने के लिए इनको ये रिजर्व सीट्स नहीं दी जाएंगी। पता नहीं रजा आप क्या समझते हैं और वकार भाई क्या समझते हैं कि क्या ये 23 नशिस्तें या 21 जितनी बनती हैं, इनको वाकई पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो फिर किस फॉर्मूले के तहत करना चाहिए? जी हाँ वकार। देखिए नहीं इसके रजा, आई हवाले, वांट यू टू आल्सो हैव एन ओपिनियन ऑन दिस प्लीज। देखिए इसके एक चीज तो तय है, यहाँ तक तो इसमें कोई अभाव नहीं है कि उन्होंने अपनी वो लिस्टें जमा नहीं कराई और उनको नहीं मिले, यहाँ तक तो ठीक है। अब जो अगली बात है वो देखने वाली है कि इसके ऊपर लॉ क्या कहता है, इसके ऊपर आइन क्या कहता है। कि जाहिर है अगर उनको नहीं मिलेंगी तो वो जो नशिस्तें हैं जिनके बगैर अवान मुकम्मल नहीं होता, वो किसको मिलनी चाहिए, इसके ऊपर बहस की जा सकती है। और अगर इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला वो किया है, तो क्या आप समझती हैं कि वो एज पर लॉ वो नहीं होगा? अगर कोई ना कोई लॉजिक तो उनकी होगी ना, कोई हवा में बात तो उन्होंने नहीं